हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नए वीडियो में। और भाई 2 दिन से तबीयत बहुत ख़राब थी, जिसके कारण मैं बोल नहीं सकता था। इसकी वजह से मोटो ब्लॉग बनाया नहीं। हालांकि अभी थोड़ा सा तबीयत ठीक है, पहले से बेटर है। लगभग 70% रिकवर हो चुका है। थोड़ा दिक्कत है बट कोई नहीं, मैनेज कर लेंगे। और मैं एक्चुअली मेरा भी मन करता रहता है कि वीडियो बनाता ही चलूँ, आपसे बात करता हुआ चलूँ। एक भाई का कमेंट आया था कि आप जो है वो इस हंटर 350 में आपने मेटियोर का हैंडल बार लगाया था, तो उसको क्यों रिप्लेस करा दिया। तो देखिए भाई, उसका 3-4 रीज़न है जिसकी वजह से मैंने इसको चेंज करा दिया। ठीक है, वो मैं आपको एक एक करके रीज़न बता देता हूँ। अगर आपको वैलिड लगे तो आप रुक सकते हैं और स्टॉक हैंडल बार के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप उन सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, तो फिर आप मेटियोर के हैंडल बार के साथ भी जा सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू सीधा सीधा आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहला जो रीज़न था वो था कि मेटियोर का हैंडल बार जो है वो थोड़ा सा ब्रॉड है। मतलब इसका जो साइज़ आप देख रहे हैं, ये इससे थोड़ा सा ब्रॉड है वो। ठीक है, तो जो अपन ऐसे वैसे कट मारते हैं ना, जैसे अभी आप देख रहे हैं, मैं कट मार के आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा आगे चल के। तो एक तो उसमें दिक्कत आ रही थी। ठीक है, जो स्ट्रीट्स वगैरह में, जैसे अभी मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे मनोभर करने में एक्चुअल में उसमें दिक्कत आ रहा था, तो वो एक रीज़न रहा। दूसरा, जब हम स्ट्रीट में चलते हैं तो उसमें इसका जो डायमेंशन है वो थोड़ा सा आप देख सकते हैं किस तरह से है, और मेटियोर का थोड़ा सा ब्रॉड होने के कारण आप उतना अच्छे से मैनूवर नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मुझे मज़ा नहीं आ रहा था स्ट्रीट्स में इस बाइक को लेकर जाने में। अब इसमें है कैसा कॉन्फिडेंस आता है, कैसे भी आदमी घुमाता है और फिर एकदम रैप करके निकाल लेता है। जो चीज़ उसमें मुझे मिसिंग लग रही थी, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। ठीक है, दूसरा रीज़न है वायरिंग का। आप बहुत सारे वीडियो में आपने देखा होगा कि लोग क्लच वायर चेंज करके और फिर सेम एक्सीलेटर वायर के साथ एडजस्टमेंट कराकर और बाइक चलाते हैं, जो कि बहुत रिस्की हो सकता है। मेरे केस में क्या होता था कि ये बाइक का हैंडल जब इस साइड मुड़ता था, ठीक है, इस तरह से पूरा, जैसे मान लीजिए ये मैंने इस तरह से पूरा हैंडल मुड़ाया, तो फिर इसमें दिक्कत आता था। ऐसा लगता था कि इसका जो एक्सीलेटर है वो खुद ही एक्सीलरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये एक समस्या आ गई, ये 2 समस्या हो गई। और ये बहुत ही डेंजरस था। ये एक बार नहीं, 2-3 बार मेरा जो एक्सीलेटर है वो अटक रहा था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, वायर का लेंथ उतना ही है, और जब हैंडल इधर मोड़ते हैं तो इसमें खिंचाव आता है, और खिंचाव आने के कारण वो एक्सीलरेट हो जा रहा था, जो कि पता नहीं चल रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे 2-3 बार जब इसका यूज़ हुआ तो ये पता चल गया कि ये रीज़न था। तीसरा रीज़न है कि भाई पोस्चर तो आपका ठीक हो जाता है, लेकिन जब भी आप थोड़ा सा ब्रेकिंग वगैरह लगाते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको आगे की तरफ होना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा पेन जो है वो होता था। तो ये मुझे लगा कि इस हो सकता है कि नया नया हैंडल बार मैंने लगाया है तो इसके वजह से हो रहा था। लेकिन फिर मैंने 400-500 किलोमीटर उसी हैंडल बार पे चलाया, और फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, ये हैंडल की वजह से ही है, क्योंकि एक बैक पोस्चर जो है वो चेंज हुआ है, तो वो एक इशू दे रहा है और उसी की वजह से ये हो रहा है। तो ये कुछ इशू थे जिसकी वजह से मुझे लगा कि मैं रिस्क क्यों लूँ, जब मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक हैंडल बार और ये सब वायरिंग। अब देखिए, वायरिंग वगैरह इसमें कोई इशू नहीं है, आराम से जैसे मर्जी जिधर मर्जी पूरा घुमाइए हैंडल, बिल्कुल भी एक्सीलरेशन का वो जो इशू आ रहा था वो नहीं आ रहा था। और जब मैंने मेटियोर का हैंडल बार लगाया तभी वो इशू आ रहा था, तो इसलिए मुझे लगा कि भाई वो वर्थ नहीं है। और ये हैंडल बार थोड़ा सा छोटा भी है और लेंथ में, और थोड़ा सा आगे की तरफ है, तो इसमें ड्राइव करने में थोड़ा सा फन टू जो राइड बोलते हैं ना, वो आ रहा है। तो इसलिए मैंने वापस इसी पे ले लिया। और सच मानो भाई, इस पे मैंने 1000 किलोमीटर वन मतलब ट्रिप जो है वो कंप्लीट किया अभी हाल फिलहाल में, नेपाल वाले राइड से। तो मतलब मुझे लगा कि नहीं यार, यही हैंडल बार मेरे लिए ठीक है।
लॉन्ग रूट में देखिए अगर आपको नॉर्मली जाना है आना है तो उसके लिए वो हैंडल बार ठीक है, लेकिन ऐसे अगर स्ट्रीट्स में चलाने हैं, सिटी में आपको ड्राइव करना है, तो मेरे हिसाब से हंटर 350 का जो स्टॉक हैंडल बार है वही काफ़ी बढ़िया है। आपको फन टू राइड इसी में आएगा, उसमें मज़ा नहीं आएगा। उसमें आप थोड़ा सा डर डर के चलाएँगे, लेकिन इसमें मुझे कॉन्फिडेंस आता है, उसमें मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। तो ये कुछ मेरे रीज़न थे जिसके वजह से मैंने सोचा कि मैं मेटियोर का हैंडल बार जो है वो निकाल देता हूँ और इसका जो स्टॉक हैंडल बार है उसी को मैं यूज़ करता हूँ। और मैंने इसी को यूज़ करके तकरीबन 9500 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया और अभी तक मुझे ऐसा कोई इशू नहीं आया है। जो लोग बैक पेन का बोल रहे थे, मुझे तो अभी तक इसमें बैक पेन का कुछ इशू वगैरह समझ में नहीं आया है, क्योंकि मैंने अपना पोस्चर जो है अपने अकॉर्डिंग अपना ये जो हैंडल बार है उसको सेट कर रखा है, तो मुझे ऐसा कुछ इशू जो है अभी तक नहीं मिला है। तो हो सकता है अगर हैंडल का पोजीशन आप ऊपर नीचे थोड़ा सा अपने साइड में करें तो हो सकता है कि आपको अगर कुछ इशू आ रहा हो तो वो ठीक हो जाए, क्योंकि मेरा इशू तो ठीक हो चुका है और मुझे ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आ रहा है। तो ये सब कुछ रीज़न थे जिसके वजह से मैंने सोचा कि भाई अपना हंटर 350 का हैंडल बार जो है वही अपने लिए अच्छा है और उसी से अपन राइड करते हैं। इसलिए मैंने उसको निकाल दिया और वापस बैक टू स्टॉक हैंडल बार हंटर 350। बाकी और बताइए भाई, और ऐसा आपका कुछ इशू रहता है हंटर 350 को लेकर तो आप मुझे कमेंट में बताते चलिए, मैं उसका एक वीडियो बनाकर आप लोग तक पहुंचाता रहूँगा, जिससे आपको भी क्लियर हो जाए और आपके सवालों का जवाब मिल जाए कि हाँ भाई अगर ये मॉडिफिकेशन आप करते हैं तो उसमें आपको दिक्कत हो सकता है। जैसे बहुत सारे लोग देखा होगा आपने कि जो लंबे लंबे राइड पे जाते हैं वो अपने बाइक में फॉग लाइट लगा लेते हैं और उसका यूज़ करते हैं, जो मैं बिल्कुल प्रीफर नहीं करता। मैं फॉग लाइट जो है एकदम ही नहीं प्रीफर करता हूँ। हालांकि अच्छा है वो, अगर आप नाइट में ट्रैवल करते हैं तो उसमें उसकी ज़रूरत पड़ती है, बट मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि डे में ही ट्रैवल करूँ और शाम होते होते कहीं एक अच्छी जगह पे देख के रुक जाऊँ। तो इसलिए मुझे इसका नीड लगता नहीं है, इसलिए मैंने इसमें लगवाया भी नहीं। बहुत सारे लोग मुझे भी बोल रहे थे जब मैं नेपाल राइड पे जा रहा था कि इसमें फॉग लाइट लगवा लो, रात में ट्रैवल करने में दिक्कत होगा, पहाड़ी इलाका है। तो मैंने उनको यही बोला कि भाई मेरा फंडा क्लियर है कि मुझे नाइट में राइड करना ही नहीं है। तो जब नाइट में राइड करना ही नहीं है तो फिर फॉग लाइट की ज़रूरत मुझे होगी नहीं, और जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को लगवा के बेकार के पैसे खर्च करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने इसको नहीं लगवाया। तो देखिए, आप किसी को देखा देखी करके और किसी को देखे कि हाँ उसके बाइक में है तो मैं भी अपने बाइक में लगवा लेता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन मत कराइए। आपको जो नीड लगे कि हाँ मुझे इस चीज़ की नीड है वो आप लगवाइए, तो फिर ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपके पैसे भी बचेंगे और फिर आप कंफर्टेबल भी रहेंगे। क्योंकि आज आपने किसी और का वीडियो देख लिया वो अच्छा लगेगा, फिर कल किसी और का देखा तो वो भी अच्छा लगेगा, तो कितना मॉडिफिकेशन आप कराएंगे और पता चले कि आपको वैसे रूट से गुजरना ही नहीं है तो और भी ज़्यादा दिक्कत होगा, अफसोस भी होगा कि हाँ बेकार में पैसे खर्च कर दिए। क्योंकि मेरे साथ कई बार ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि जिस चीज़ की नीड हो उसी चीज़ को आप मॉडिफिकेशन के तौर पे ले, अगर नीड नहीं है तो उसको छोड़ दें, उसको देख के मत कराएं। बाकी चीज़ें तो एज़ यूजुअल जो हैं वो हैं ही, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपकी बाइक है, जो मॉडिफिकेशन कराना है कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखते हैं, आज वैसे मेरा ज़्यादा बोलने का मन है नहीं, तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एज़ यूजुअल जय जवान जय किसान जय बिहार बोलते रहिए। हर हर महादेव।